मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अतुल क्लासेस में। मैं हूं अतुल श्रीवास्तव, एजुकेटर, मेंटर एंड करियर कोच। दोस्तों, आज का टॉपिक है अधिकार शुल्क खाते। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप भी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में बैठ रहे हैं या बीकॉम फर्स्ट ईयर की परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो आज मैं इस टॉपिक से थ्योरी का पोर्शन कवर करूंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। जो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं मैं इस वीडियो में कवर करके आपको बता देता हूं। देखिए ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? सबसे पहले तो आप ये समझो कि अधिकार शुल्क खाते यानी रॉयल्टी अकाउंट होता क्या है। देखिए, रॉयल्टी क्या होती है? जब हम किसी की वस्तु को, किसी भी संपत्ति को यूज करते हैं, उसके बदले में हम उसे कुछ शुल्क देते हैं, जिसकी भी संपत्ति होती है। तो जो हम शुल्क देते हैं, फीस देते हैं, वही रॉयल्टी होती है, अधिकार होता है, अधिकार शुल्क होता है। जैसे देखिए लिखा हुआ है, एक व्यक्ति, फर्म, कंपनी या अन्य संस्था दूसरे की संपत्ति के प्रयोग का विशेषाधिकार पाने के लिए संपत्ति के मालिक को उसके साथ हुए समझौते के अनुसार एक राशि देती है। संपत्ति के प्रयोग के विशेषाधिकार के प्रतिफल के रूप में दी हुई राशि को ही अधिकार शुल्क कहा जाता है। तो ये अधिकार शुल्क है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। कुछ परिभाषाएं हैं अधिकार शुल्क की, तो आप इन्हें एक देख सकते हैं, लेकिन जिसमें बाटली बाई की परिभाषा थोड़ी फेमस ज़्यादा है। जैसे कि अधिकार शुल्क उस राशि को प्रकट करता है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को उसके द्वारा दिए हुए विशेषाधिकार के उपलक्ष्य में दी जाती है। जैसे पुस्तक प्रकाशित करने का अधिकार, एक पेटेंट वस्तु बनाने का व बेचने का अधिकार तथा एक खान को खोदने का अधिकार। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बेसिक बातें जाननी होगी, किराया और अधिकार शुल्क में अंतर। इससे क्वेश्चन बन सकता है। कुछ व्यक्ति किराया और अधिकार शुल्कों को एक ही समझते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इनका अंतर नीचे दिया हुआ है, अंतर समझ लीजिए। क्या अंतर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए। किराया किसी मूर्त संपत्ति को प्रयोग में लाने का प्रतिफल है। मूर्त समझते हैं? मूर्त का मतलब ऐसी संपत्तियां जो टेंजिबल हो, जिन्हें आप टच कर सकें, जैसे भवन, संयंत्र आदि। अधिकार शुल्क मूर्त और अमूर्त किसी प्रकार की संपत्ति के प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे समझिए, जो किराया है जो वो भैया मूर्त संपत्तियों में आएगा केवल, जबकि अधिकार शुल्क, एक क्वेश्चन इससे बनेगा, किराया मूर्त संपत्तियों के लिए, जबकि अधिकार शुल्क दोनों, मूर्त और अमूर्त दोनों, आपके टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों एसेट्स के लिए अधिकार शुल्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बन सकता है। भुगतान का अधिकार। भुगतान का अधिकार, किराए की राशि वर्ष, माह, सप्ताह, दिन या घंटे के हिसाब से निश्चित की जाती है। जो किराया है वो वर्ष, माह, सप्ताह, दिन और घंटे के हिसाब से, जबकि किराए का भुगतान किसी अवधि के आधार पर किया जाता है, परंतु अधिकार शुल्क की राशि संपत्ति के प्रयोग में लाने की सीमा पर निर्भर होता है। जैसे खान के संबंध में उत्पादन की मात्रा पर निर्भर होता है। तो देखिए, अधिकार शुल्क जो होता है वो हम लोग संपत्ति कितनी प्रयोग कर रहे हैं, उसके ऊपर किस रूप से प्रयोग कर रहे हैं, उसके ऊपर चार्ज होता है अधिकार शुल्क। लेकिन किराया तो दिन, महीने, साल और घंटों के हिसाब से चार्ज होता है। चलो, ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब देखिए, एक अगला पॉइंट है कि अधिकार शुल्क के स्थान पर किराए का लिया जाना। निम्नलिखित दशाओं में अधिकार शुल्क के स्थान पर किराए को लिया जा सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है। जैसे जंगलों को पट्टे पर इसलिए उठाया जाता है ताकि इनसे विभिन्न वस्तुएं उत्पादित की जा सकें और निकाली जा सकें। नदी की तलहटी को इसके बालू के प्रयोग के लिए पट्टे पर दिया जाता है। पानी को पट्टे पर इसलिए दिया जाता है ताकि इससे मछलियां और अन्य पानी से उत्पादित वस्तुएं निकाली जा सकें। तो ये दोस्तों अधिकार शुल्क के अंतर्गत ये बात आपको याद रखनी है। अब आपसे एक क्वेश्चन बनेगा टाइप्स ऑफ रॉयल्टी से, ये भी देखना ना भूलिए। देखिए कितने प्रकार की होती है। पहला माइनिंग, दूसरा ब्रिक, तीसरा ऑयल वेल मतलब कुएं से तेल निकालना, पेटेंट रॉयल्टी, कॉपीराइट रॉयल्टी, मशीन रॉयल्टी, फिर रॉयल्टी टू फॉरेन कंपनीज फॉर सेल ऑफ प्रोडक्शन, ट्रेडमार्क और अदर रॉयल्टीज़। ये जो रॉयल्टीज़ हैं ये पूछी जा सकती हैं। आपसे एक ऑप्शन देगा और कहेगा इनमें से कौन सी रॉयल्टी का टाइप नहीं है। 4 तो होंगे, एक नहीं होगा। तो आप ध्यान से इसको देख लो कि इतने प्रकार के टाइप्स हैं।
जैसे कि माइनिंग रॉयल्टी कहाँ पर लगती है, ये भी आप ध्यान समझ लो कि खनिज उत्पादन जहाँ पर होता है वहाँ माइनिंग रॉयल्टी लगती है, और इसमें रॉयल्टी प्रति टन और प्रति हज़ार और ईंटें के हिसाब से लगती है। अब कुछ कुछ टेक्निकल वर्ड हैं, इनको भी समझते हैं। अधिकार शुल्क में जो जो यूज किए जाते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ से अधिकार शुल्क में प्रयोग होने वाले टेक्निकल शब्द। पहला, रॉयल्टी। यह एक तरह का किराया है जो पट्टाधारी यानी लीजी द्वारा स्वामी के संपत्ति को व्यवहार में लाने के लिए लैंडलॉर्ड को दिया जाता है। जैसे रॉयल्टी बराबर प्रोडक्शन इनटू रेट। रॉयल्टी निकालने का तरीका है कि जितना प्रोडक्शन आप कर रहे हो उसमें रॉयल्टी के रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो रॉयल्टी का अमाउंट आ जाएगा। न्यूनतम किराया, ये क्या होता है कि एक किराया फिक्स कर दिया जाता है। जो भी संपत्ति का मालिक होता है वो कहता है भैया हम इतना तो मिनिमम कम से कम लेंगे ही, और अगर जो मिनिमम रेंट है वो कहता है कि हम इतना तो लेंगे ही, और रॉयल्टी कहता है कि रॉयल्टी जो है वो हम अगर आपका उत्पादन इतना है तो इस रेट से रॉयल्टी लेंगे। मतलब वो जो मालिक है वो दो चीज़ें फिक्स करता है, या तो कहेगा 50% लेंगे आपके उत्पादन का, प्रोडक्शन का, या कह देगा कि हम 5,000 रुपये कम से कम लेंगे। मतलब अगर 50% उत्पादन का 5,000 रुपये से कम है तो वो 5,000 ले लेगा, और अगर 50% जो उत्पादन का होगा वो 5,000 से ज़्यादा है तो फिर वो उत्पादन ले लेगा, मतलब कि वो रॉयल्टी का 50% वो ले लेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे मान लीजिए कि 5,000 रुपये मिनिमम रेंट है, लेकिन उत्पादन मान लीजिए हुआ है 15,000 का, और रॉयल्टी 50% है। हमने कहा रॉयल्टी क्या है 50%, तो 15,000 का 50% कितना हो तो 7,500। अब मुझे बताओ आप मालिक हो, आप कौन सा पैसा लोगे, 7,500 लोगे या 5,000 लोगे? 7,500 लोगे, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर उत्पादन, यहाँ पे मान लीजिए, एक सेकंड के लिए ये देखिए, यहाँ पे आप मान लीजिए कि आपका प्रोडक्शन सिर्फ 6,000 रुपये होता है, और रॉयल्टी जो है वो 50% है, मतलब 3,000। तो और मिनिमम रेंट 5,000 है। अब बताइए अब क्या लेंगे आप, अब 5,000 लेंगे या 3,000 लेंगे? ये रॉयल्टी है और ये मिनिमम रेंट है, तो इस केस में आप मिनिमम रेंट लेंगे ना, क्योंकि आपका फ़ायदा इसमें है, इसीलिए दोनों चीज़ें वो रखता है मालिक। फिर शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग क्या होता है? यह एक तरह का स्वामी को अग्रिम भुगतान है। अधिकार शुल्क में से जो भी राशि अतिरिक्त स्वामी को दी जाती है उसे लघु कार्य कहा जाता है। जैसे शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला याद रखिए, इसी से क्वेश्चन बनता है। शॉर्ट वर्किंग बराबर मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। जैसे देखिए रॉयल्टी मान लीजिए बन रही है 3,000, जबकि मिनिमम रेंट है 5,000, तो मिनिमम रेंट से 2,000 रुपये कम है ना रॉयल्टी, तो शॉर्ट वर्किंग कितना है 2,000। काम मतलब 2,000 का कम हुआ है, क्योंकि रॉयल्टी जब 3,000 बन रही है तो काम मतलब 2,000 का कम हुआ है। इस केस में मिनिमम रेंट देना पड़ेगा, है ना। तो जो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है वो शॉर्ट वर्किंग का देना पड़ रहा है। सरप्लस। सरप्लस बराबर क्या होता है? रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। सरप्लस क्या होता है? रॉयल्टी बराबर मिनिमम रेंट। कभी कभी रॉयल्टी ज़्यादा हो जाती है, मान लीजिए 7,000 रॉयल्टी हो गई, मिनिमम रेंट 5,000 हो गया, तो जो सरप्लस हुआ है ना 2,000 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, बच रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो इस बार मालिक को 2,000 रुपये चाहिए होगा, एक्स्ट्रा वाला भी 7,000 पूरा देना पड़ेगा। तो सरप्लस कितना देना पड़ा? 2,000। एक होता है अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होती है। इससे क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, ये लाइन लिखकर आती है। अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ऐसी शॉर्ट वर्किंग होती है जो कि रिक्यूब नहीं हो पाती, रिकवर नहीं हो पाती है, यानी शॉर्ट वर्किंग रह जाती है, उसको कवर नहीं किया जा सकता है। जब न्यूमेरिकल अगर आपने लगाया होगा तो आप इस बात को समझते होंगे। तो इसे लाभ हानि खाते में इस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जब ये रिकवर नहीं हो पाती। अब इसके बाद इस बार की टीजीटी के पेपर में देखिए, मिनिमम रेंट के जो जितने भी नाम हैं उससे प्रश्न बना था। क्वेश्चन क्या बना था समझ लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन बना था मिनिमम रेंट को और किन नामों से जानते हैं। देखिए न्यूनतम किराए को निम्न प्रकार से संबोधित किया जाता है, इन सबको एक ही समझना चाहिए। जैसे किराया, डेड रेंट, स्थायी रेंट, मृतक रेंट। इसमें डेड रेंट को देखिए क्या कहते हैं? स्थिर किराया।
स्थिर रेंट किराया या डेड रेंट, स्थायी किराया फिक्स्ड रेंट, मिनिमम रेंट न्यूनतम किराया, सम किराया फ्लैट रेंट, या फिर अनुबंधित किराया कॉन्ट्रैक्ट रेंट। ये सभी इसके नाम हैं, ये याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन बनता है, स्टार बना लीजिए। इससे एक क्वेश्चन बनेगा टीजीटी पीएचडी में, बनता है, बना हुआ था इस बार। इसके बाद आप क्या बनाओगे, पढ़ोगे इसके बाद हम लोगों का थ्योरी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, शॉर्ट वर्किंग कितने प्रकार की होती है? तो आप बोलेंगे एक रिडीमेबल, एक इरिडीमेबल, शोधनीय और एक अशोधनीय। मतलब जिसकी एक तो शॉर्ट वर्किंग की पेमेंट होती है, एक शॉर्ट वर्किंग की पेमेंट नहीं होती। जनरल एंट्री देखना ना भूलिएगा, ये पूरे केस की जनरल एंट्री आपको ज़रूर देखनी है। और ये किसकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड किसके यहाँ पर है? माइनिंग ऑफ रॉयल्टी की इन द बुक ऑफ लीजी। मतलब जो यूज करेगा मालिक की संपत्ति को, वो कहलाएगा लीजी। उसके यहाँ पे क्या एंट्री होगी? तो भैया उसे रॉयल्टी देनी पड़ेगी। देखिए रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग है तो शॉर्ट वर्किंग भी का पैसा भी देना पड़ेगा, और टू लैंडलॉर्ड, या समझ लैंडलॉर्ड को देना है। और फाइनली फिर पेमेंट कर देगा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब ये ड्यू की एंट्री, ये ड्यू की एंट्री होगी, ये पेमेंट की एंट्री होगी, याद रखिएगा। और फिर रॉयल्टी जो की है इसको ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये एंट्री हर साल करेंगे। और थ्योरी का कोई क्वेश्चन बन सकता है तो देख लेते हैं। शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। अधिकार शुल्क संबंधी अनुबंधों में लघु कार्य राशि को अपलिखित करने की व्यवस्था अधिकतर दी रहती है। माना कि लघु कार्य राशि को प्रथम 5 वर्षों में अपलिखित किया जा सकता है। ऐसी दशा में जो लघु कार्य राशि 5 वर्षों तक अपलिखित नहीं हो पाएगी उसे 5वें वर्ष लाभानी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। ऐसा करने में एक दोष यह पाया जाता है कि जिस वर्ष लघु कार्य राशि होती है उस वर्ष का लाभानी खाता विवरण इससे प्रभावित नहीं होता, वरन उस वर्ष के लाभानी खाते पर इसका प्रभाव पड़ता है जिस वर्ष लघु कार्य राशि अपलिखित करने का अंतिम वर्ष माना जाता है। इस दोष का निवारण करने के लिए लघु कार्य संचय खाता खोला जाता है। लघु कार्य संचय, समझ लीजिए ये क्वेश्चन बना सकता है कि लघु कार्य संचय खाता क्यों खोला जाता है। ये लाइन आ सकती है, ये लाइन बहुत ध्यान से समझिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा निकाल के रिजर्व बना लेते हैं और फिर रिजर्व से ही हम लोग क्या करते हैं, देखिए समझिए और अच्छे से ध्यान से क्या कह रहा है। लघु कार्य राशि एवं लाभानी खाते का विवरण। लघु कार्य संचय खाते में संबंधित वर्ष के लघु कार्य की पूरी राशि हस्तांतरित कर दी जाती है। ऐसा करने के लिए लाभानी खाता विवरण डेबिट और लघु कार्य संचय खाता क्रेडिट कर दिया जाता है। मतलब पूरी राशि कर देंगे। लघु कार्य संचय खाते में संबंधित वर्ष के लघु कार्य की पूरी राशि आप ट्रांसफ़र कर दोगे उस साल। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर एंट्री क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। फिर कह रहे हैं कि जिस वर्ष लघु कार्य राशि अपलिखित की जाती है उस वर्ष लघु कार्य राशि संचय खाता डेबिट और लाभानी खाता क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि लघु कार्य राशि वसूल हो जाने पर इसके लिए संचय खाते की आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहा है, मतलब समझो, जिस वर्ष लघु कार्य राशि अपलिखित की जाती है उस वर्ष लघु कार्य राशि संचय खाता डेबिट। सीधी सी बात है, आप शॉर्ट वर्किंग को अगर रिकूप करोगे तो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है।
जब लघुकार की राशि को अपलिखित करने का अंतिम वर्ष आता है और फिर भी लघुकार राशि अपलिखित नहीं हो पाती, तो बिना अपलिखित हुई लघुकार राशि को लघुकार संचय खाता डेबिट और लघुकार राशि खाता क्रेडिट किया जाता है। बिल्कुल सही, रिजर्व को डेबिट करेंगे क्योंकि रिजर्व बनाया है, और शॉर्ट वर्किंग को डेबिट क्रेडिट कर देंगे क्योंकि शॉर्ट वर्किंग का लॉस उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। और थ्योरी क्या है, चलिए संपत्ति के, अब हम लोग ये देखेंगे कि संपत्ति का जो स्वामी है उसकी पुस्तक में क्या क्या एंट्री होगी। ये देखिए, संपत्ति के स्वामी ये पुस्तकों में लेखे करना और रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट बनाना। तो रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट क्या होता है, इसकी बात को समझेंगे। जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम होती है, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो, मतलब रॉयल्टी 3000 बताया था मैं और मिनिमम रेंट 5000, इस केस में क्या एंट्री होगी। देखो, निम्नलिखित लेखों को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि अधिकार शुल्क देने वाले व्यक्ति को यहाँ पर पट्टेदार माना गया है, लीजी माना गया है। भूस्वामी अधिकार शुल्क के लिए अपनी पुस्तक में अधिकार शुल्क प्राप्ति खाता खोलता है। यदि इस खाते को केवल अधिकार शुल्क खाता ही कहा जाए तो भी त्रुटि होगी, तो इसे रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट बोला जाता है। अच्छा, ये मालिक की पुस्तकों में हो रहा है तो इसे लीजी से पैसा लेना है तो लीजी को डेबिट करेगा, लीजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल और टू रॉयल्टी रिजर्व। अगर मान लीजिए कि रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो 2000 रुपये कम है, तो रॉयल्टी का पैसा 3000 तो लेगा ही लेगा, रॉयल्टी का पैसा 3000 रुपये तो लेगा ही लेगा, लेकिन जो 2000 रुपये और भी लेगा, यानी मिनिमम रेंट तभी तो बनेगा जब रॉयल्टी का पैसा और इसमें शॉर्ट वर्किंग जुड़ जाएगी तो मिनिमम रेंट बनेगा। अब ये मिनिमम रेंट 5000 जब बनेगा तो ये जो 2000 है ये रॉयल्टी रिजर्व हो जाएगा और 3000 रुपये रॉयल्टी रिसीवेबल हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग समझते हैं इस चीज़ को, जबकि यही 2000 रुपये वहाँ पर क्या था, शॉर्ट वर्किंग था। किसके यहाँ पर, जब लीजी क्या बनाते हैं तो यही 2000 शॉर्ट वर्किंग हो जाता है, लेकिन जब लैंडलॉर्ड क्या बनाते हैं तो यही 2000 क्या हो जाता है, रॉयल्टी रिजर्व हो जाता है। बस ये बात याद रखिएगा। इससे देखिए क्वेश्चन बन सकता है, कुछ दशाओं में सरकार यह निश्चित करती है कि पट्टा लेने वाले को कुछ वित्तीय सहायता उसके पट्टे की अवधि के शुरू के कुछ वर्षों में दी जाए ताकि उसे जो लघु कार्य के कारण क्षति हो वह कम की जा सके। जो लघु कार्य राशि वसूल नहीं हो पाती है उसे लाभानी खाते में ट्रांसफ़र करने के अवसर आता है, जब तब उसकी एक निश्चित प्रतिशत के बराबर सहायता सरकार देती है। अतः अनरिक्यूर्ड शॉर्ट वर्किंग में से इस सहायता को घटाकर शेष बिना अपलिखित लघुकार राशि को लाभानी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। मतलब जितनी सहायता मिल गई है अनरिक्यूर्ड में से वो तो चलो घटा देंगे, उसके बाद जो बची है उसको ही ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यह सहायता, ये लाइन आ सकती है, ये लाइन आप ध्यान से देख लेना, ये वाली लाइन, ठीक। यह सहायता या तो एक निश्चित राशि हो सकती है या लघु कार्य का एक प्रतिशत के रूप में हो सकती है। यह वित्तीय सहायता सब्सिडी उन्हीं क्षेत्रों के लिए है जिन्हें सरकार प्रोत्साहन से बढ़ाना चाहती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और थ्योरी का क्वेश्चन इससे बनता है, सब लीज से। देखिए, सब लीज तथा अधिकार शुल्क प्राप्य और देय खाता संबंधी सूचनाएं। जिस प्रकार एक किराएदार कभी कभी सिकमी किराएदार रख लेता है, एक किराएदार कभी कभी सिकमी मतलब एक किराएदार अपने अंदर में किराएदार रख लेता है। मतलब एक किराएदार ने 4 कमरे रख लिए किराए पर, उसने एक कमरा किराए पर उठा दिया तो किराएदार का भी किराएदार बन गया ना, वो सिकमी किराएदार है।
जिस प्रकार एक किराएदार कभी कभी सिकमी किराएदार रख लेता है, उसी प्रकार कभी कभी एक पट्टेदार उप पट्टेदार की नियुक्ति करता है। आ एक भूमि का स्वामी है, बा ने उससे कोयला निकालने के लिए लीज पर भूमि ली और बा पट्टेदार हुआ। और बा ने इस भूमि का कुछ भाग सा को कोयला निकालने के लिए दिया, तो सा उप पट्टेदार हुआ। तो क्या होगा ऐसे केस में, समझते हैं। तो कुल उत्पादन पर अधिकार शुल्क देना। ऐसी दशा में जबकि पट्टेदार भूमि को उप पट्टेदार को देता है तो वह उप पट्टेदार के लिए भूस्वामी की तरह होता है, परंतु जहाँ तक भूस्वामी से पट्टेदार का संबंध है, पट्टेदार को उस सब उत्पादन पर अधिकार शुल्क भूस्वामी को देना पड़ता है जो कि उससे और उप पट्टेदार ने किया है। मतलब समझो क्या कह रहा है भैया, ये कह रहा है कि कैसे अधिकार शुल्क दिया जाएगा। ऐसी दशा में जबकि पट्टेदार भूमि को उप पट्टेदार को देता है, ठीक है, पट्टेदार कौन है, बी ने सी को दिया, तो वह उप पट्टेदार के लिए भूस्वामी की तरह होता है। मतलब जो ये बी है फिर वो भूस्वामी होगा, ए नहीं बी होगा। बी किसका होगा, सी का होगा। मतलब देखिए यहाँ पे ए है, ए ने क्या किया, बी को दिया, बी ने क्या किया, सी को दिया। तो बी जो बी है वो ए के लिए है क्या, पट्टेदार नहीं, ए के लिए क्या है, लीजी है, और इसके लिए क्या है, लैंडलॉर्ड है। ये आप समझ लो, बी है ना। तो कह रहा है कि संबंध है पट्टेदार को उस सब उत्पादन, परंतु जहाँ तक भूस्वामी से पट्टेदार का संबंध है, पट्टेदार को उस सब उत्पादन पर अधिकार शुल्क भूस्वामी को देना पड़ता है जो कि उसने और उप पट्टेदार दोनों ने किया। देखो दोनों पर देना पड़ेगा, चाहे उसने किया हो बी ने, चाहे सी ने उत्पादन किया हो, दोनों का टोटल करके उस पर रॉयल्टी देनी होगी। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है इसमें, आइए थोड़ा नजराना के बारे में समझते हैं। जब ईंट बनाई जाती है तो ईंट बनाने वाली कंपनी बहुधा मिट्टी निकालने के लिए जमीन पट्टे पर लेती है, और जो मिट्टी जमीन से निकाली जाती है उस पर प्रति घन मीटर की दर से, याद रखिए प्रति घन मीटर की दर से, और अन्य किसी प्रकार किसी दर से अधिकार शुल्क दिया जाता है। इसमें भी लेखे उसी प्रकार किए जाते हैं जैसे खान संबंधी अधिकार शुल्क में किए जाते हैं। जब कभी भूस्वामी से कोई ज़मीन पट्टे पर ली जाती है और कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जबकि भूस्वामी अधिकार शुल्क के अतिरिक्त नजराना भी लेता है। ऐसी दशा में पट्टे पर लेने वाले व्यक्ति या फर्म या कंपनी की पुस्तकों में नजराना खाता खोला जाता है। प्रथम वर्ष में ही नजराने की पूरी राशि से इसे डेबिट किया जाता है, समझ लीजिए पहले साल ही, तथा नजराने की पूरी राशि को पट्टे की अवधि से भाग देने पर जो राशि आती है उसी राशि से नजराना खाते को प्रतिवर्ष अपलिखित किया जाता है। अर्थात इस राशि से प्रतिवर्ष लाभानी खाता डेबिट और नजराना खाता क्रेडिट किया जाता है। लाइसेंस के अंतर्गत पेटेंट का प्रयोग करने के लिए अधिकार शुल्क के संबंध में खानों वाले अधिकार शुल्क के नियम लागू होते हैं। समझ लीजिए लाइसेंस के अंतर्गत पेटेंट प्रयोग करने के लिए लाइसेंस में कौन सा लगता है, खानों वाले अधिकार शुल्क का नियम लागू होता है, जो अभी आपने माइनिंग रॉयल्टी पढ़ी थी। यदि पट्टेदार चाहे तो लघुकार राशि को अपलिखित करने के लिए आगे के वर्षों में ना ले जाए, इस दशा में इस राशि को उसी वर्ष लाभानी खाते के विवरण में हस्तांतरित कर दिया जाता है।
इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इससे क्वेश्चन। ये फार्मूला, ये बहुत ध्यान से देखिए। कॉपीराइट रॉयल्टी कैसे निकालते हैं, कॉपीराइट रॉयल्टी की अमाउंट। पहली बात तो कॉपीराइट रॉयल्टी होती क्या है ये भी समझ लो थोड़ा सा। इसको तो रॉयल्टी विदाउट मिनिमम रेंट भी कहते हैं। बिना न्यूनतम किराए के अधिकार शुल्क होने पर लघुकार राशि की निकालने की आवश्यकता नहीं होती। पुस्तकों के प्रकाशन में बहुधा न्यूनतम किराया नहीं होता है। तो कॉपीराइट रॉयल्टी पुस्तकों के प्रकाशन में प्रयोग होती है। जैसे किसी राइटर ने बुक लिखी, अब उसको जो है छापने का काम एक पब्लिशिंग हाउस कर रहा है, तो पब्लिशिंग हाउस उसे छाप कर बेचेगा और उसके बदले में जितनी किताबें बिकेंगी, जितने रुपए की बिकेंगी, उस पर रॉयल्टी देगा। इस तरीके का एग्रीमेंट करता है कौन, पब्लिशिंग हाउस। और जो राइटर ने किताब लिखी है, उसकी लिखी हुई किताब, उसकी संपत्ति पर वो कुछ पैसे देता है, उसे रॉयल्टी कहते हैं। देखिए, बिकी हुई पुस्तकों की संख्या ज्ञात कर अधिकार शुल्क लगाना। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो बिकी हुई पुस्तकों की संख्या निकालते हैं। और अधिकार शुल्क कैसे निकालते हैं, बिकी हुई पुस्तकों की संख्या इंटू एक पुस्तक का विक्रय मूल्य इंटू रॉयल्टी शुल्क की दर। इससे हम लोग रॉयल्टी निकाल लेते हैं। लेखक से क्षतिपूर्ति लेना और न्यूनतम राशि का होना। जब लेखक समय पर संशोधित पुस्तक या मूल्य पुस्तक प्रकाशक को नहीं देता, तो अनुबंध की शर्तों के अनुसार उसे प्रकाशक को क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। क्षतिपूर्ति की राशि को अधिकार शुल्क की राशि में से काटकर शेष अधिकार शुल्क की राशि प्रकाशक लेखक को भुगतान करता है। क्षतिपूर्ति की राशि के लिए डैमेज रिकवर अकाउंट खोला जाता है। देरी करने वाले वर्ष में न्यूनतम राशि वाली शर्त लागू नहीं होती, जबकि भिन्न सूचना ना दी हो तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो था इम्पॉर्टेंट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे आगे कुछ और पढ़ेंगे। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी का वीडियो था, आप इसको बस सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगी इस चैप्टर में वो मैंने आपको बता दिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।